नमस्कार साथियों। हम आपको आज सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर कीज लेके आए हैं। तो विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये हम आपको 16 दिसंबर का जो सीडीपी का पेपर है उसके आंसर कीज बता रहे हैं। डिटेल में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम कम है, और हम आपको डायरेक्ट आंसर कीज बताएंगे। आप अपनी आंसर कीज को मैच कर लीजिए, जो भी आपके आंसर्स आए हैं, जो आपने रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 1.5 से 2.5 साल के बच्चों की उम्र द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर जो उच्चारित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकवाद, नौवाद, वाचन का आदि विस्तारण बिल्कुल नहीं बोलते। इसको हम लोग बोलते हैं तार प्रेषित वाचन, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये इसका सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेव वेगात्सी के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए समीपस्थ विकास का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, केवल मूल्यांकन के लिए तो कभी नहीं होगा, केवल अध्यापन के लिए नहीं होगा, ठीक है, और केवल अध्यापन के लिए भी नहीं होगा, अध्यापक और मूल्यांकन के लिए भी नहीं होगा। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या बनेगा, यहाँ पे फोर्थ बनेगा। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। केवल मूल्यांकन के लिए कभी नहीं बोला लेविगस्की ने जेडपीडी के बारे में, और यहाँ पे ये जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रवाही बौद्धिकता की पहचान के लिए किया गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कि भाई उसके अंदर बौद्धिक है, उसको सपोर्ट किया जाए, वो आगे इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया आप एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अब पूछा गया। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, भय का साहस करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से सफल होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। जो असफलता है हमारी और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। बच्चे असफल नहीं होंगे, त्रुटियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो असफलता के भय को दूर करना जरूरी है। अध्यापक ये बात अपने दिमाग पे बैठाएगा तो ये चीज जरूरी है, ठीक है। तो फोर्थ इज राइट ऑप्शन, फोर्थ इज राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के बारे में सही है, ठीक है। कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के बारे में सही है, ठीक है। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। यह केवल वातावरणीय कारकों पे प्रभावित नहीं होता, ठीक है। एक दिशीय होती है, केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता पे प्रभावित नहीं होता, ठीक है। हमने बताया है कि ये किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे, और किस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो विकास की प्रक्रिया में जो सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। मतलब एक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है। रेस्ट आपके आंसर कीज आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ठीक है। अगला सवाल, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। बच्चे के जीवन संबंधित
किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, तो बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिपेक्ष से जोड़कर रखना, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, भाई ये है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ऊपर उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बिल्कुल नहीं। अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा न लेने, रटने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिपेक्ष से जोड़ के पढ़ाना, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट वन इज राइट आंसर, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल, एक शिक्षिका है, विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता में असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? देखिए, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। ठीक है, और शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना। अरे भाई, काबू क्यों रखोगे? ये स्टेटमेंट गलत है। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने में एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता में असफलता के विचार अक्सर उनके सीखने व प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने में एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए, इट्स गुड, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट पूछा गया उसमें उसके उपलक्ष्य में यह सही नहीं है। तो क्या सही है हमारा? शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। फर्स्ट वन इज राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट वन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? ठीक है, तो स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य के विविधीकरण हेतु है? नहीं। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धिलब्धि की वजह से सफल होते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं दे पाते। देखिए, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका ये है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। तो फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर, जो इस चीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, बाकी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? भारत के 10 राज्यों के नाम बताइए। विवेचनात्मक चिंतन बिल्कुल नहीं कर रहा है। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। 2 से 10 तक का पहाड़ा लिखो, ये भी नहीं है। दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, बिल्कुल नहीं। विवेचनात्मक चिंतन इन तीनों में नहीं है। विवेचनात्मक चिंतन कहाँ हो गया? पता करो तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है। ठीक है, यहां से बच्चे का विवेचनात्मक चिंतन का बढ़ावा मिलेगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझाने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया है आलेखी वैकल्य, ये तो लिखने योग्य जो हमारी डिजीज होती है वो होती है। पठने योग्य बीमारी ये होती है। गणितीय वैकल्य होते हैं, इसको इंग्लिश में हम गणितीय चुनौतियों का करना पड़ता है। इसको हम लोग डिस्के कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वालीनता बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन। डिस्के कैलकुलिया जो गणितीय संबंधी विकार है वो ये होता है। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा जाता है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में कौन से मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? तो देखिए, अध्यापकों द्वारा मननशील
नहीं होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछा गया कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल होता है, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन होता है, केवल विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना होता है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर निर्भर रहना ये नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय प्रगतिशील शिक्षा में नहीं होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन में ये नहीं होगा। बाकी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। और पूछा क्या गया है कि कौन किसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन जज द आंसर इन द सीटेट, बिकॉज दे आस्किंग वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। ओके, अगर आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग है तभी आप सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वेगास्की के अनुसार अध्यापक किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है और लेव वेगास्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का पालन कर रही है। देखिए, अध्यापिका पाड़ ढांचा जिसको हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसका पालन कर रही है, तो यहाँ पे सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किस अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गूढ़ पूर्वाग्रहों का उजागर कर सकता है। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गूढ़ पूर्वाग्रहों का उजागर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण कर रहा है कि अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित पूर्वाग्रहों का उजागर कर सकता है। देखिए, यहाँ पे देखिए सवाल जो पूछा है उसमें पूछा है कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, वंचित समूहों के प्रति गूढ़ पूर्वाग्रहों के उजागर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। बेस्ट आंसर आएगी, आंसर कीज आएगी तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अगर कक्षा में आपको सृजनात्मकता करनी है तो आपको कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए, ठीक है, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है, विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, अभिसारिक सोच सीखने के। देखिए, अभिसारिक सोच सीखने के बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन ये भी नहीं हो सकता। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, ठीक है, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करके, बिल्कुल नहीं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कौन सा विलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। जो नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, क्या आप कह रहे हैं क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। बिल्कुल गलत बोला इन्होंने। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर नहीं करती। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। देखिए, ये होता है, ये जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है, तो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन भी किया था जब बच्चे आके क्लास में बताए थे। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, हमारे वीडियो को लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। ठीक है, विद्या मंत्र चैनल के माध्यम से मैं आपको डेली यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टीटी के एग्जाम्स के बारे में और वेरियस रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताते रहते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। देखिए, एक समावेशी कक्षा में संस्था में एक श्रव्य
बाधित विद्यार्थी की शिक्षा और निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावित होगी। देखिए, एक समावेशी कक्षा में सुनने व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है, श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होगी। ध्यान से देखिए, तो कौन सी रणनीति प्रभावित होगी, तो देखिए इन्होंने कहा नहीं होगी, तो मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, मौखिक माध्यम पे उसे बोलेंगे, उसे बेचारे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। रेस्ट यू कैन डिस्कस, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे को निम्न में क्या कर पाते हैं। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे क्या कर पाते हैं, प्रतीकात्मक, मन में वो प्रतीक बनाते हैं कि भाई ये ऐसे होगा, चीजें सर्कल के हिसाब से होंगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से प्रतीकात्मक खेल के बारे में करकाते हैं। देखिए, अनुक्रमित वर्गीकरण नहीं हो सकता, प्रतिलोमिक चिंतन नहीं हो सकता, संरक्षण के गुण उसमें नहीं है, तो प्रतीकात्मक खेल इज राइट आंसर। ठीक है, संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जाता था, बच्चों के वार्तालाप द्वारा। ठीक, बच्चों के वार्तालाप द्वारा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ पे बोला है। अध्यापक के संवेगों द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बिल्कुल। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा, बिल्कुल नहीं। देखिए, बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित कर सकते हैं, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, और हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है, शिक्षा में साम्यता, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यवसायिक शिक्षा, सुविधा वंचित समूहों के लिए सहानुभूति, शिक्षा में समानता। ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। शिक्षा में समानता ले आके वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए एक अध्यापक ये सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, एक कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। ठीक है, नहीं, बच्चे को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, हमें उसे सुधारना चाहिए। हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये सेकंड ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। गलत उत्तर सही करने चाहिए, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के, तो आप उसका नेचुरल आंसर पता कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड वन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, ये कथन क्या दर्शाता है, ये मैंने आपको बताया है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, तो हमारा सेकंड इज राइट ऑप्शन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों को अधिगम से जुड़ाव अधिक होता है। ठीक है, पारिवारिक समाजीकरण, ठीक है, पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों, बच्चों का आत्मसम्मान। देखिए, ये पारिवारिक समाजीकरण बिल्कुल सही बात है, बच्चों का अधिगम से जुड़ाव, समकक्षी संबंधों, बिल्कुल, अपने जो पीयर ग्रुप के बच्चे हैं उनसे ज्यादा अच्छे से वो जुड़ाव होता है, बच्चों का आत्मसम्मान, बिल्कुल, तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। देखिए, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। देखिए, जो हमारा अभिसारी चिंतन है, अभिसारी चिंतन में आप समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते, तो जो हमारे अभिसारी चिंतन के ऑप्शन है वो हमारे गलत है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से आप कुछ नहीं कर सकते, उत्तम समस्या आप बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते।
अब देखिए, अपसारी चिंतन यहाँ है, अपसारी चिंतन यहाँ है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ है, कन्वर्जेंट थिंकिंग यहाँ है, तो इसमें सृजनात्मकता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसमें सृजनात्मकता है, प्रतिक्रियात्मक अनियमितता की कमी, अपसारी चिंतन। तो मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसमें आप उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है, ठीक है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब होता है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। इससे आंतरिक प्रेरणा बढ़ जाती है, इससे आंतरिक प्रेरणा क्षीण होती है, इससे बाह्य प्रेरणा क्षीण होती है। देखिए, इससे आंतरिक प्रेरणा क्षीण होती है, जो पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक प्रेरणा क्षीण होती है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। सीबीएसई जब आंसर की देगी तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे के अनुसार सुझाए गए कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को इंगित करता है? तो प्रतीकात्मक खेल जहां भी आए, पूर्व संक्रियात्मक, आपको ज्यादा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगला सवाल, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थित समूह में पृथक न करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामुदायिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा, समूहों में पृथक करने के लिए जो बुद्धिलब्धि संकल्पना है वो अस्थायी नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है कि समूहों में बुद्धिलब्धि के आधार पर पृथक न करें, क्योंकि यह अस्थायी संकल्पना नहीं है। क्या एक शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिकता स्पष्टता में कमी रह जाती है। क्या ऐसे एक शिक्षक को एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती न दे सके? हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन संज्ञानात्मक प्रदान कर सकता नहीं। हाँ, इसके विद्यार्थियों से शिक्षकों में आज्ञा पालन आदर करने की मूल्यवान सीख मिलती है, बिल्कुल गलत। थर्ड गलत है। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया में अप्रासंगिक है, गलत, बिल्कुल ये गलत है। सत्ताधारी शिक्षक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में बच्चा नहीं देख सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? ठीक है, जो विकास का चरणीय सिद्धांत है, विकास प्रक्रिया संबंधी वातावरणीय कारक, प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास की अनिरंतरता, विकास की निरंतरता पे स्पष्ट रूप से जोर देता है। 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके निम्नलिखित समूह बनाकर, बच्चों के संवेगों के सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर शिक्षा कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? ठीक है, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बनाकर, ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए, बच्चों के संवेगों की सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर एकता एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन कराकर, ये भी नहीं हो सकता। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित कर नहीं। सीखने का वातावरण आप बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके अलग अलग समूह बनाकर ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। एक तारक विद्यार्थी बनने में मददगार है।
बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्नर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है, उस पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। तो ये 30 सवाल थे जो 16 दिसंबर को पूछे गए थे आपके एग्जाम में, और हम आपको मैथमेटिक्स सीडीपी हर डे बाय डे जैसे जैसे पेपर हमें मिलेगा हम आपको उसका आंसर की बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सेशन को लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, दे चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सीटेट के जो सवाल पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, और अगर आपको सीटेट का एग्जाम निकालना है तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, मिलते हैं मैथमेटिक्स के सेशन के साथ। ठीक है, मैथमेटिक्स के सेशन के साथ अगले वीडियो में 16 दिसंबर मैथमेटिक्स के सेशन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।